हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी और चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के भी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन कह रहा है टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग अ डिस्टेंस x अपार्ट इन एन ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। आप देख सकते हैं दो फ्रेंड ए और बी, दो फ्रेंड है, दोनों के बीच का सेपरेशन x दिया हुआ है। विंड जो ब्लो कर रहा है वो ए से बी की तरफ विंड ब्लो कर रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है ए बीट्स अ ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड T1 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। चलिए ए जो है वो एक ड्रम को बीट करना शुरू करता है, ठीक है, और बी जब देखता है, जैसे ही देखता है कि वो ड्रम को बीट करना शुरू किया, उसके T1 टाइम के बाद ये जो है उसके आवाज को सुनता है। बी उसके आवाज को T1 टाइम के बाद सुनता है। क्वेश्चन आगे कह रहा है A and B interchange their positions and the experiment is repeated. Now दूसरे केस में, सेकेंड केस में, ये पहला केस है केस 1, केस 2 में A और B अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर दी है। अब A यहाँ पे आ गया है, B अब यहाँ पे आ गया। चलिए ठीक है, B पहले यहाँ पर था। नाउ और एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है, मतलब अब उसके बाद फिर से जब पोजीशन इंटरचेंज कर दिया तो A जो है फिर से ड्रम को बीट करना शुरू करता है। ओके, तो इसके बाद कह रहा है दिस टाइम B hears the drum T2 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट। और इस बार, इसके पहले वाले में क्या था, जैसे ही देखा कि वो ड्रम को बीट करना शुरू किया है तो T1 टाइम के बाद ये इसके आवाज को सुना, ठीक है। और इस केस में जब ये देखता है कि ए जो है ड्रम को बीट करना शुरू किया है तो उसके T2 टाइम के बाद, इस केस में T2 टाइम के बाद ये आवाज को सुनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर V and the velocity of wind u। चलिए ठीक है, neglect the time light takes in traveling between the friends। ओके स्टूडेंट, हम लोगों को निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोगों को निकालना है क्या, वेलोसिटी शॉर्ट में लिखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, इन स्टिल एयर, इन स्टिल एयर। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, इसको v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। और साथ ही साथ दूसरा जो चीज हम लोगों को निकालना है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड जिसका u है, और इसका भी वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट? थोड़ा सा फिनोमेना को समझते हैं। क्या होगा, जैसे ही ए ड्रम को बीट करना शुरू करेगा, ए ड्रम को बीट करना शुरू करेगा तो ऑब्वियस है साउंड जो प्रोड्यूस होगा, बीट करने के कारण साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो तो चारों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। साउंड वेव जो प्रोपैगेट करेगा वो तो चारों डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इसी को आवाज सुनाई देगा, बी को ही, इसके जो पीछे खड़ा है उसको भी आवाज सुनाई देगा, इधर जो है इधर भी आवाज सुनाई देगा, इधर भी आवाज सुनाई देगा। मतलब कि ऑब्वियस है, ओमनी डायरेक्शनल इसको कहते हैं। साउंड वेव जो प्रोड्यूस होगा वो सब डायरेक्शन में, इधर भी साउंड वेव जाएगा, इधर भी प्रोड्यूस होगा, इधर भी प्रोड्यूस होगा, इधर भी प्रोड्यूस होगा, इधर भी प्रोड्यूस होगा, सब जगह साउंड वेव प्रोपैगेट करेगा। मतलब यहाँ पर जो पर्सन है वो भी सुनेगा, यहाँ पर जो पर्सन है वो भी सुनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को मेन कंसीडर करना है ये जो बी जो पर्सन सुन रहा है। चलिए ठीक है, अब वन थिंग, सेकेंड थिंग कि अभी स्टिल एयर में बात कर रहे हैं, जब स्टिल विंड में, स्टिल एयर में जब विंड ब्लो नहीं कर रहा है उस केस में साउंड जो प्रोड्यूस हुआ इसका कितना स्पीड है, v स्पीड है। मतलब ये समझ लीजिए कि हर डायरेक्शन में ये v स्पीड से, इधर भी v स्पीड से प्रोपेगेट करेगा, इधर भी v। ऑब्वियस है, मीडियम को हम होमोजेनियस मान के चल रहे हैं, इक्वल है सारा चीज, ठीक है। सब जगह मीडियम में एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, सिमिलर, ऐसे समझिए, ठीक है। तो सब जगह ये साउंड वेव जो है v स्पीड से प्रोपेगेट करना शुरू करेगा। चलिए ठीक है, नो स्टूडेंट समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या है, किसी एक को आप कंसीडर करते हैं, मान लिया इस डायरेक्शन में ये जो भी जो साउंड वेव जो प्रोपेगेट किया इस डायरेक्शन में, इसको यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ये भी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट किया। चलिए ठीक है, विंड जो है वो आपका ब्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रहा है अब ए से बी की ओर, मतलब विंड का ये डायरेक्शन है,
दिखा रहा है आपको। ये तो हमेशा ए से बी, ये अपना पोजीशन इंटरचेंज करे, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करे जितना बार भाई, विंड तो हमेशा इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि पोजीशन इंटरचेंज किया तो विंड का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसा तो है नहीं, विंड हमेशा इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है ना। तो मान लिया इस पर्टिकुलर केस के लिए बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये साउंड का जो वेलोसिटी है v है, यहाँ पर a है, ठीक है, b यहाँ पर है, a यहाँ पर ड्रम को बीट किया, प्रोपेगेट हुआ, पर्टिकुलर इस साउंड वेव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा वेक्टोरियली, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है। तो ट्राइंगल लॉ से आप समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये साउंड जो है ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप ये समझिए कि इस डायरेक्शन में ये जो साउंड वेव जो प्रोपेगेट हुआ, ये पर्टिकुलर साउंड वेव, ये साउंड वेव बी तक नहीं आएगा, बी इसको नहीं सुनेगा, क्लियर है। एग्जैक्टली उसी तरह यहां से थोड़ा भी ये ए से बी को ये मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, चलिए ठीक है, ऑब्वियस है इस डायरेक्शन में भी साउंड वेव प्रोपेगेट होगा, ठीक है। थोड़ा भी इससे आप थोड़ा भी डेविएट होइए, मान लिया कि इससे अब इस डायरेक्शन में इधर भी साउंड वेव प्रोपेगेट हुआ, ठीक है, ये भी हुआ, ठीक है, सेम स्पीड से। अब अगेन इसमें यू वेलोसिटी ऑफ विंड आपका ऐड हो जाएगा, तो नेट जो डायरेक्शन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का वो इस डायरेक्शन में, ट्राइंगल लॉ से नेट रिजल्टेंट आपका ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ए से बी की ओर ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई भी साउंड का जो बाकी किसी भी दूसरे डायरेक्शन में जो साउंड प्रोपेगेट होगा वो एक्चुअल में बी तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। बी किसको हियर करेगा, किसको सुनेगा, तो एग्जैक्टली उसी साउंड वेव को वो बी सुनेगा जो डायरेक्टली बी की तरफ प्रोपेगेट करेगा, मतलब डायरेक्टली बी की तरफ प्रोपेगेट करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा कि भाई विंड का भी वेलोसिटी उधर ही है, तो फाइनली विंड का भी वेलोसिटी इधर ही है, ये साउंड वेव जो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हुआ है, तो फाइनली ये इसी डायरेक्शन में v प्लस u स्पीड से प्रोपेगेट कर जाएगा। तो इसी साउंड के सिर्फ और सिर्फ इसी कंपोनेंट को, इसी डायरेक्शन को जो डायरेक्टली बी की ओर प्रोपेगेट होगा, उसी को सिर्फ ये सुनेगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि भाई इधर जो प्रोपेगेट हुआ उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, तो चारों डायरेक्शन में। तो अब आप रीजन समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं, अब थोड़ा सा इजिली सिचुएशन को थोड़ा सा इजिली दिखाते हैं। ये तो आप समझ चुके हैं। तो नाउ साउंड वेव आपका इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हुआ, चलिए ठीक है, ओके। नाउ उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो पार्टिकुलर इस डायरेक्शन में है, विंड भी आपका इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी बच्चों को एक और कंफ्यूजन होता है, एक और गलती क्या करते हैं। अब समझिएगा, एक्चुअल में ये सारा कैलकुलेशन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑब्वियस है, एससी वर्मा सर ने क्वेश्चन दिया कि भाई सिचुएशन बताया, दो सिचुएशन, एक बार यहाँ है, बी पर यहाँ है, ड्रम को बीट किया तो T1 टाइम लगा, इस केस में T1 टाइम लगा और इस केस में T2 टाइम लगा जब पोजीशन को इंटरचेंज किया। तो आपसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि साउंड का स्टिल एयर में क्या वेलोसिटी होगा और विंड का क्या वेलोसिटी होगा, ये हमसे आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब कि मान के चलिए कि कोई पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करना है या हमको कैलकुलेट करना है या आपको कैलकुलेट करना है, एक ही बात है भाई। हम लोग को अब कैलकुलेट करके बताना है कि बताइए कि भाई v और u का क्या वैल्यू होगा, समझिएगा ना। चलिए ये तो आप समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये पर्सन जो देख रहा है, अभी जब विंड ब्लो नहीं कर रहा था, ठीक है, जब विंड का u का वैल्यू जब 0 था, विंड जब ब्लो नहीं कर रहा था, तो साउंड जो है कितना स्पीड से जाता है ए से बी की तरफ, ये जो कंपोनेंट है v स्पीड से जाता है, ओके। तो आप कहते भाई कि वेलोसिटी ऑफ मेरे रिस्पेक्ट में या आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है, साउंड का वेलोसिटी कितना है, तो v है, ठीक है, ओके। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इसको ये भी कह सकते हैं, ये जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज सेम वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन एयर इज नॉट ब्लोइंग, या ऐसे लिखें, हाँ, व्हेन एयर इज नॉट ब्लोइंग, इसका यही मतलब हुआ ना कि स्टिल एयर में,
तो ये कितना है वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है, इसी का ये वैल्यू आपको ये वेलोसिटी दिया हुआ है v एग्जैक्टली। क्लियर है। जब विंड ब्लो कर रहा है u स्पीड से a से b की ओर, जब विंड ब्लो कर रहा है तो अब आप समझ सकते हैं अब आपके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हेन एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू मी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, या विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्सन विच इज स्टैंडिंग एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन एयर इज ब्लोइंग, व्हेन एयर इज ब्लोइंग दिस बिकम्स व्हाट v प्लस u। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा v प्लस यू हो जाएगा, क्योंकि स्टिल एयर में v स्पीड से मूव कर रहा था, जब एयर ब्लो करने लगा u स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तो अब आप नेट इसका वेलोसिटी देखेंगे कि भाई अब कितना स्पीड से, कितना वेलोसिटी से साउंड वेव a से b की तरफ जा रहा है, तो v प्लस u वेलोसिटी से जा रहा है। क्लियर है। यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत से स्टूडेंट्स को कि सर अभी तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जब सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस हो जाता है। ऑब्वियस है, बिल्कुल सही। सेम डायरेक्शन में जब होता है दो वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो माइनस हो जाता है, वहां पे घट जाता है, एकदम ऑब्वियसली घट जाता है, बिल्कुल सही। तो ध्यान दीजिएगा अगर वो कब घटता, जब वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, जो कि ये कंफ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड हम लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। जब ये लिखेंगे यहाँ पे ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या ग्राउंड लिख दीजिए अगर जी लिख रहे हैं तो, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस केस में होता कि हाँ भाई ये भी ये माइनस यू, दोनों का सेम डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब ये हो जाता आपका vi माइनस ui, ये हो जाता v माइनस ui। ठीक है, सिंपल फैक्टर। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे घटता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं ये वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड नहीं लिख रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हम आपके रिस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं, जब एयर ब्लो कर रहा है, विंड के रिस्पेक्ट में नहीं लिख रहे हैं। विंड के रिस्पेक्ट में तो ऑब्वियस है माइनस ही हो जाएगा, विंड के रिस्पेक्ट में तो घट जाएगा नेट वेलोसिटी, लेकिन हम विंड के रिस्पेक्ट में नहीं, आपके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, एक पर्सन के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट में ग्राउंड पे खड़ा है। तो इस केस में क्या होगा कि नेट वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड में बात करेंगे, मैग्नीट्यूड में इन मैग्नीट्यूड जब मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो नेट आपका चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको और वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, vi वेलोसिटी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड v, डायरेक्शन क्या है i, एक्स एक्सिस मान लेते उधर, ये भी ui, तो ये हो गया v प्लस ui। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, v प्लस u हो गया। क्लियर है। ठीक है, मतलब कि फाइनली अब आप देखेंगे, आप ही को कैलकुलेट करना है। अब आप कहेंगे कि भाई जब अब विंड ब्लो कर रहा है तो साउंड जो है उसका नेट वेलोसिटी जितने स्पीड से साउंड ए से बी की ओर प्रोपेगेट कर रहा है, दिस इज v प्लस यू वन थिंग। और साउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट साउंड को कवर करना पड़ रहा है, x डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, और t1 टाइम, ऑब्वियसली कोई एक्सेलरेशन वाली बात नहीं है, t1 टाइम उसको लगा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समझ में आना चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s इक्वल टू vt, तो x डिस्टेंस हो गया, नेट वेलोसिटी कितना स्पीड से जा रहा है, v प्लस u स्पीड से, और t1 टाइम लगा इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। क्लियर स्टूडेंट। तो आप यहां से समझ सकते हैं, मान लिया कि ये पहला इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं, या यहां से इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज v प्लस u इक्वल टू x बाई t1, जो कि फाइनली v और u का वैल्यू निकालना है। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया फॉर केस 1। और अब तो कंफ्यूजन क्लियर है कि v माइनस यू क्यों नहीं होता अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड लिखते। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड लिखते तो v माइनस यू तो लिख सकते थे, लेकिन साउंड का डिस्प्लेसमेंट, अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी वाला बात कर रहे हैं, अब सब चीज आप किसी पार्टिकुलर फ्रेम को लिए तो इसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, इसी के रिस्पेक्ट में मतलब आपके रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, सब चीज ठीक है।
अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू विंड लेते हैं तो माइनस तो होता, लेकिन साउंड का डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विंड के रेस्पेक्ट में तो जीरो हो जाता, वो तो साथ में प्रोपेगेट कर रहा है, क्लियर है, तो फिर सॉल्व नहीं कर पाते, मुश्किल होता, समझ रहे हैं। तो फाइनली ये आपका पहला इक्वेशन हो गया पहले केस के लिए। नाउ सिमिलरली आप समझ सकते हैं दूसरे वाले केस के लिए, सिमिलरली फॉर केस टू, सिमिलरली फॉर केस टू, दूसरे वाले केस में आप समझ सकते हैं। अब अगेन उसी तरह आप समझ सकते हैं साउंड तो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगा, लेकिन फाइनली आपका जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, विंड आपका भले इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, विंड आपका इधर की ओर आ रहा है, तो उसका नेट स्पीड घटेगा, लेकिन वही वेलोसिटी का कंपोनेंट बी तक पहुंचेगा जिसको बी सुनेगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में समझिएगा, अभी आप देखें कि भाई जब विंड ब्लो नहीं कर रहा था तो आराम से साउंड जो है वी स्पीड से इसके तरफ चला जाता, ये वाला कंपोनेंट, यही कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, तो ये वेलोसिटी जो है इधर चला जाता। लेकिन जब विंड ब्लो कर रहा है तो अभी मान लिया विंड ब्लो नहीं कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से चल जाता, अब विंड ब्लो करने लगा मान लिया 2 मीटर पर सेकंड से, तो फाइनली अब ये इसको अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो अब आप कहेंगे भाई अब ये 5 मीटर पर सेकंड नहीं, अब जब विंड ब्लो करने लगा है तो कितना स्पीड से ये जा रहा है, तो 5 माइनस 2 3 मीटर पर सेकंड से, मतलब v माइनस यू। फाइनली अब ये जा रहा है v माइनस यू स्पीड से a से b की ओर साउंड प्रोपेगेट कर रहा है, और उसको कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा है, x डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना लगा है, t2 टाइम लगा है, क्लियर है क्वेश्चन के हिसाब से। So means आप अगेन केस 2 के लिए लिखेंगे x इक्वल्स टू v माइनस यू इंटू t2, क्लियर स्टूडेंट, बस इतना तो समझना है, आगे तो मैथ है, इसलिए यहां से आप समझ सकते हैं कि हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू x बाई t2, दिस इज योर इक्वेशन 2, क्लियर स्टूडेंट। तो फाइनली स्टूडेंट हमें निकालना है v और u का वैल्यू, आप देख सकते हैं 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, मतलब फाइनली दोनों का वैल्यू निकलेगा, कोई डाउट नहीं। चलिए तो यहां से स्टूडेंट बाई 1 प्लस 2 कर देते हैं, नाउ बाई 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करने से फायदा है, u कैंसिल हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 2v इक्वल्स टू x बाई t1 प्लस x बाई t2, मतलब कि 2v इक्वल्स टू x कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, इसलिए v आपका निकल गया x बाई 2 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, क्लियर स्टूडेंट। तो ये यहां से हमारा v का वैल्यू निकल गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, ओके। और जब दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाई 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, ये v वाला कैंसिल हो जाएगा, u माइनस माइनस प्लस 2u इक्वल्स टू x बाई t1 माइनस x बाई t2, मतलब फाइनली आप समझ सकते हैं u हो जाएगा आपका x बाई 2 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2, यहां से इस तरह से u का वैल्यू निकल जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, जो कि इनफैक्ट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, 50 से ही रिलेटेड है। चलिए ये पहले वाले केस को रहने देते हैं, 52 जो कि इनफैक्ट इसी से रिलेटेड है। चलो ओके, और आप भी अभी है वहां पे, आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, सामने में डायरी है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन 51, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अब अगेन ठीक है, पहले केस पे फिर से आ जाते हैं, ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम change their position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of wind while maintaining the separation x। चलिए ठीक है, अब A और B जो है अपना पोजीशन को इस तरह से इंटरचेंज करता है, ठीक है, अब इस तरह से इंटरचेंज करता है सो दैट कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो विंड के डायरेक्शन का, विंड जो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। मान लिया अब ऐसा करते हैं कि ए को हम यहाँ पर ले आते हैं, ए जो है ये यहाँ पे आ जाता है, ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, और बी यहाँ पे आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ इससे फायदा ये हुआ, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, दोनों के बीच का ये सेपरेशन तो आपका एक्स है ही। ध्यान दीजिएगा, अब ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन हो गया, देखिए डिस्प्लेसमेंट डी लिख देते हैं, ठीक है। और विंड का क्या डायरेक्शन है, विंड तो भाई अभी भी उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है।
आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ए बी का कैसे ही पोजीशन चेंज कीजिए, विंड तो वही डायरेक्शन में ब्लो करेगा। क्लियर? चलिए नो, तो हमसे क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, while maintaining the separation is what will be the time lag B finds between seeing and hearing the drum beating by A। अब अगेन मतलब सेम यहाँ पर टाइम अब पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है कि भाई जब A और B इस तरह से इस पोजीशन में था, ठीक है, तो उस केस में तो चलिए T1 टाइम लगा। अब इंटरचेंज कर लिया है पोजीशन, जब इंटरचेंज कर लिया है तो अब इस केस में जब A ड्रम को बीट करेगा तो ये कितने देर बाद इसको सुनेगा, साउंड को सुनेगा। ठीक है, तो अब जैसा कि इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 50 में कि मैटर वही करेगा, फाइनली जो साउंड का कंपोनेंट ये जैसे ही यहाँ से बीट करेगा, यहाँ से जैसे ही ड्रम को बीट करेगा तो ऑब्वियस है साउंड तो चारों डायरेक्शन में, ओमनी डायरेक्शन, ठीक है, सब डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, लेकिन मैटर वही करता है कि फाइनली साउंड का जो कंपोनेंट बी तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे कि भाई साउंड का नेट वेलोसिटी साउंड का जो बी की तरफ आ रहा है, ठीक है, वो वेलोसिटी मैटर करेगा। डिस्प्लेसमेंट आपका x है तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय दैट वेलोसिटी। सिंपल, एकदम क्लियर है। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोगों को अब नेट वो वेलोसिटी निकालना है जो बी तक पहुंचेगा, जैसा कि डिटेल पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहां पर क्या है, अब भी जो वेलोसिटी है u आपका ये साउंड का वेलोसिटी हो गया। चलिए अब यहाँ पर चलिए u आपका इस तरह से हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, मान लिया इस तरफ थोड़ा देर पहले सपोज करते हैं इस तरफ जो साउंड वेव प्रोपेगेट हुआ, इस तरफ जो साउंड वेव प्रोपेगेट होगा तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में कि भाई अब इसमें ये मान लिया v वेलोसिटी से ये प्रोपेगेट हुआ। ठीक है, तो अब ये जो एयर या विंड कहिए जो ब्लो कर रहा है यू स्पीड से ब्लो कर रहा है, तो उसके चलते क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो साउंड वेव प्रोपेगेट हुआ है v स्पीड से, तो अब ये विंड के वेलोसिटी के चलते फाइनली साउंड जो है इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर जाएगा, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर जाएगा। मतलब ये एक बात तो क्लियर है ना कि ये जो साउंड वेव प्रोपेगेट हुआ ये कभी भी बी तक नहीं पहुंचेगा, बी को ये वाला सुनाई नहीं देगा, बी को ये वाला सुनाई नहीं देगा, ये तो फाइनली और इस डायरेक्शन में कहीं मूव कर गया, चला गया, इधर कोई पर्सन खड़ा होगा तो उसको सुनाई देगा। ठीक है ना, मतलब कि फाइनली हम लोगों को ऐसा करना है कि भाई जो नेट वेलोसिटी हो वो बी तक पहुंच जाए। तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से थोड़ा सा वेक्टर का यहाँ पर कंसेप्ट यूज होगा स्टूडेंट। भी जो साउंड का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगा, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हुआ ये v स्पीड से, ठीक है, v वेलोसिटी से, ठीक है, और u स्पीड, u साउंड का एयर का इसमें ऐड हो जाएगा u, तो आप समझ सकते हैं कि फाइनली जो इसका रिजल्टेंट हो गया, ये जो वेलोसिटी जो ये आपका जो रिजल्टेंट हो गया, ये जो रिजल्टेंट हो गया ये क्या हो गया, v प्लस u, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके रेस्पेक्ट में व्हेन विंड इज ब्लोइंग, ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मतलब इस केस में आपको साउंड सुनाई देगा। क्लियर है, मतलब आपके लिए ये वाला मैटर कर रहा है, समझ रहे हैं? ठीक है, और फाइनली एयर विंड के चलते, एयर के ब्लो होने के चलते आपको सुनाई देगा, ये आपका नेट डायरेक्शन हो गया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड भी देखिए इनफैक्ट यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी वेलोसिटी कहने का मतलब है लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड देता है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, v होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, u होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यह हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v² माइनस u²। क्लियर स्टूडेंट? इधर वाला तो समझाने के लिए, ये तो आप तक पहुंचेगा ही नहीं बी तक, तो चलिए इसको हटाइए, ये समझने के लिए था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो मतलब कि नेट जो वेलोसिटी हो गया साउंड का विथ रिस्पेक्ट टू विंड, आपके रिस्पेक्ट में वो कितना हो गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √v² माइनस u²। डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इतना है, डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं इतना है, x है, तो टाइम कितना लगेगा बी तक उस साउंड को पहुंचने में, आप बताइए। तो आप बताएंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए एक लाइन, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए इन जनरल ग्राउंड लिख देते हैं ना, आपके रिस्पेक्ट में ना मेरे रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इन जनरल। चलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन विंड इज ब्लोइंग
ऑब्वियसली जब विंड ब्लो कर रहा है तभी तो सारे सिचुएशन को डील करना है, जब नहीं ब्लो कर रहा है तब तो वी स्पीड से वो अपना चलते चला जाएगा, उसको कोई डेविएट नहीं करेगा। क्लियर है ना? नो व्हेन विंड इज ब्लोइंग, अच्छा जब विंड, खैर एनिमी उसके बाद में आते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन विंड इज ब्लोइंग, ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये यहाँ पे आप लिख दीजिए, magnitude of velocity of sound with respect to ground when wind is blowing, this is v square minus u square। और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना नेट वेलोसिटी से जा रहा है, इतना नेट स्पीड से, डिस्प्लेसमेंट x है, इसीलिए टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड, मतलब इतना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम के बाद b सुनेगा, जिसको हमको निकालना है, क्या होगा, x बाई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर है। सोचने के लिए बहुत सा चीज इसमें सोचा जा सकता है। थोड़ा सा छोटा सा चीज जो हम बीच में बोल रहे थे, ये बात कि अगर सपोज कीजिए विंड ब्लो नहीं करता तो ऑब्वियस है उस केस में कितना टाइम लगता है भाई, तो कितना टाइम लगता है, वी स्पीड से जा रहा है तो टी इक्वल टू सीधे डिस्प्लेसमेंट एक्स है, वी स्पीड से वो आता है, उसको तो डेविएट करने वाला कोई है नहीं विंड, ठीक है, तो एक्स बाई वी इसका सीधे आंसर हो जाता है। यहाँ पे मैथमेटिकली भी करके आप देख सकते थे, यू का वैल्यू इसमें 0 हो जाता तो एक्स बाई वी आ जाता। बहुत सा चीज है, सोचना चाहिए बल्कि। क्लियर स्टूडेंट, इसमें तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।